जी बेटे, मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटे, टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एवोल्यूशन का। और इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को डील करेंगे कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, जो ये एवोल्यूशन का सब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास काफ़ी रीडिंग है। ठीक है। सो इसको साथ साथ आप लोगों ने ना बुक रीडिंग इसकी लाजमी तौर पर रखनी है। तो बटे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को हम लोग डील करने से पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एवोल्यूशन होता क्या है, दैट व्हाट एग्जैक्टली एवोल्यूशन मीन्स। जी, आप बता सकते हैं एवोल्यूशन क्या होती है? जी बेटे, हमारे पास एवोल्यूशन हम लेबल कर रहे होते हैं दैट इज़ प्रोसेसेस या चेंजेस जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती हैं लाइफ को। सो वी कैन लेबल दिस एवोल्यूशन एज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास जो भी चेंजेस आती हैं इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन जो है ये ओवरऑल हम लोग डील कर रहे होते हैं विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आई अर्लीस्ट लाइफ से लेकर आपके पास जो मॉडर्न लाइफ है वो किस तरह से मौजूद होती है, इसमें पॉपुलेशंस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई और किस तरह से आप इसको डील करते हो। बेटे, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ना दो स्कूल ऑफ थॉट जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग जानते भी हैं। एक हमारे पास आ जाता है दैट इज़ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है। और अच्छा, इस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग क्रिएशनिस्ट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। एक हमारे पास थे क्रिएशनिस्ट, और क्रिएशनिस्ट वो वाले होते हैं विच बिलीव इन स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, जिनका यकीन था कि हमारे पास ये जितनी भी लाइफ है ये बेटे स्पेशल क्रिएशन है। जैसे इस्लाम के अंदर है दैट कुन फायाकुन, अल्लाह पाक ने कहा और हो गया, सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो हमारे पास हो गई, सात आसमान सात ज़मीनें तय बता है। तो क्रिएशनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग एवोल्यूशनिस्ट की बात करें तो एवोल्यूशनिस्ट जो हैं बेटा ये हमारे पास किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं? एवोल्यूशनिस्ट इस चीज़ पे बिलीव रख रहे होते हैं कि भाई आपके पास ये जितना भी है ये सारा का सारा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह से आपके पास चेंज हुए हैं। ठीक है। सो बेटे, ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो मुझे बताओ कि ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन होती है ये हमारे पास किसने पेश की थी, या कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि इस पे बिलीव रखता है, डिवाइन क्रिएशन पे? हम्म, बताओ बेटे, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि इस बात पे बिलीव रखता है कि हमारे पास ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी डिवाइन क्रिएशंस होती हैं। तो बेटे याद रखना कि ये जो स्पेशल क्रिएशन है इसको डिवाइन क्रिएशंस भी कंसीडर किया जाता है। और इसके ऊपर जो सबसे पहले बिलीव रखा था दैट वाज कार्लोस लीनियस। ठीक है, कार्लोस लीनियस बेटे ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये याद रखना, कार्लोस लीनियस को अगर कभी भी आपसे पूछे तो कार्लोस लीनियस को आपने किसके साथ ऐड करवाना है? इसको बेटे आपने ऐड करवाना है विद डिवाइन सिक्रीशन। ठीक है, ये हमारे पास बेटे डिवाइन सिक्रीशन के साथ आप इस चीज़ को ऐड करोगे। ठीक है जी। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है और ये किस तरह से आपके पास मौजूद हुई और कौन कौन इसको सपोर्ट करता है।
तो एवोल्यूशनिस्ट या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास इस बात बिलीव रखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स बेटे आपके पास स्लो एंड स्टडी चेंज आया, उस चेंज के बाद आपके पास ये मॉडर्न जो स्पीशीज़ हैं ये नज़र आ रही होती, ठीक है, मॉडर्न स्पीशीज़। इस चेंज को वो कहता है जी, ये जो चेंज होता है ना, ये हमारे पास एवोल्यूशन है, दैट चेंज इज़ एवोल्यूशन। और इसी को ना वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। ओके, तो बेटे ये याद रखना, ये हमारे पास इसमें जो है ना एवोल्यूशनिस्ट का बिलीव है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके नाम और इनके काम आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर करना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटे साइंटिस्ट देखते हैं। डेट, अगर आप इसका लाइफ स्पैन याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके काम जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। इसको अचीवमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, या बेटे इसको आप इसका वर्क जो है उसको ऐड कर सकते हैं। चलो जी, साइंटिस्ट में बेटे सबसे पहले हमारे पास यही कार्लोस लीनियस को हम ऐड करेंगे, दैट इज़ नॉन एज कार्लोस लीनियस, ठीक है जी। कार्लोस लीनियस का बिलीव क्या था, दैट ही वाज बिलीविंग कि हमारे पास जो है ना डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिवाइन क्रिएशंस होती हैं, ठीक है। पहला तो ये कि डिवाइन क्रिएशंस हैं, और दूसरा इसने ये बिलीव रखा था कि हमारे पास जितने भी हैं ना इनको कोई स्पेशल नेम भी दे सकते हैं। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये इसने दिया था। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन देखो तो हमारे पास बेटे दैट वाज 707 से लेकर 1778 तक जो है ये मेंशन है। ओके जी, कार्लोस लीनियस के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है लामार्क। सो लामार्क की बात करें तो लामार्क का जो ड्यूरेशन होता है बेटा ये 1744 से लेकर 1829 तक बेटे मौजूद है। इसका काम क्या होता है, इसने ना बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसने क्या डिस्कस किया था। ये बेसिकली यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लीनियस लामार्क। इसके बाद बेटे एक हमारे पास और आ जाता है जिसको माल्थस बोला जाता है, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 1766 से लेकर बेटे 1834 तक आ जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जी हमारे पास एक ऐसे दिया था इसने कि इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, सो ये बात याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर इसका ऐसे मौजूद होता, ठीक है। सो दैट इज़ एसोसिएटेड विद माल्थस। अच्छा जी, माल्थस के बाद आगे चलते हैं, क्यूवियर आ जाता है। ये क्यूवियर जो है इसका लाइफ स्पैन आपको नज़र आता है 1769 से लेकर ये बेटे रेंज कर रहा होता है 1832 तक, ठीक है। और अगर हम इसका काम देखें तो इसने बेसिकली पैलेंटोलॉजी के ऊपर काम किया था। पहली चीज़ पैलेंटोलॉजी यानी फोसल्स के बारे में इसने इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी, और कैटास्ट्रॉफिज्म एक्सप्लेन किया था। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म को एक्सप्लेन इसने किया था, ठीक है जी। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है लाइल, ठीक है। इस लाइल का जो ड्यूरेशन होता है दैट वाज 1797 से लेकर बेटे ये हमारे पास 1875 तक होता है। इसने क्या काम किया था, इसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो बेटे ये भी आप लोगों ने याद रखना। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे दैट इज़ डार्विन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डार्विन का काम जो है ये अभी भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें बेटे आपके पास चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं। इसका ड्यूरेशन देखें तो 1809 से लेकर बेटे
1882 तक जो है ये एसोसिएटेड है। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसने वोएज किया था बीगल का, फिर बुक्स दी थी इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर। सो हम इसका एक ही काम लिख रहे हैं, इसने बेसिकली ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर काम किया था। और इसने ये कहा था कि हमारे पास इनमें जो है ना वो नेचुरल सिलेक्शन होती है, और उसी नेचुरल सिलेक्शन की बेस के ऊपर मौजूदा स्पीशीज़ जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आई हैं। फिर बेटे मेंडल का काम जो है वो भी इसके साथ समहाउ एसोसिएट करता है, क्योंकि न्यू डार्विनिज्म मेंडल के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसका बेटे जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1822 से लेकर हमारे पास 1884 तक एसोसिएटेड है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया था। देयर वर पेपर्स ऑन इनहेरिटेंस, और इसी इनहेरिटेंस के काम को जब डार्विन के साथ रिकनसाइल किया गया तो वो न्यू डार्विनिज्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिर बेटे हमारे पास आ जाता है वेलस, और ये वेलस ने बेसिकली काम क्या किया था, उससे पहले ज़रा इसकी डेट भी लिख लो, दैट इज़ 1823 से लेकर 1913 तक। ठीक है, और ये बेटे इसने बेसिकली अपनी थ्योरी जो है ना वो डार्विन को भेजी थी। ठीक है, थ्योरी सेंड टू डार्विन, और कुछ ही नहीं बेटे। सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आगे चलते हैं, हमारे पास ना हटन एक आ जाता है। हटन ये जो है अभी ये लेस इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 1726 से लेकर बेटे 1797 तक ये है, और इसको थियरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिनेजियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन एज थियरी ऑफ यूनिफॉर्म मेटीरेनियनिज्म। ठीक है, मुश्किल सा नाम है, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है वो लीनियस है, लामार्क है, क्यूवियर है और डार्विन है। ठीक है जी, ये बेटे एसोसिएटेड है इसके साथ। चलो आगे चलते हैं बेटे, हमारे पास इसमें नेक्स्ट डील करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ को। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के बाद हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ आ जाती है, बिकॉज यही बेटे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना ये एक्सप्लेन करता है किसको, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोगों ने डील करना है। देखते हैं जी ये ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, देखते हैं जी। लाइफ स्पैन अगर तो आप इजीली याद कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज बेटे कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा इसमें ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो है ये इसके बारे में आइडिया हो। सबसे पहले बेटा हम लोग चलेंगे हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरफ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है गर्म पानी के चश्मे, हम इनको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के चश्मे बोला जाता है। ठीक है, मुझे बताओ कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आपको लाइफ के बारे में क्या पढ़ा है आपने ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के हवाले से। हाँ, हम हम ये कह रहे होते हैं कि लाइफ जो है बेटे ये एसोसिएटेड है विद वाटर। ठीक है, वाटर मतलब सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वाटर के अंदर हमें नज़र आया। इसी वाटर में हम लोग ओशन या बेटे सी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये बेसिकली एसोसिएटेड है विद हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, पानी में तो है लेकिन पानी के अंदर जो
थर्मल यानी हीट के साथ एसोसिएटेड है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के साथ बेटे ये एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें ये कहा जाता है कि आपके पास जो सबसे पहली लाइफ थी ना बेटे, वो इस टेम्परेचर के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी। दैट वाज अबाउट 120 डिग्री सी। ठीक है। और 120 डिग्री सी जब भी आपसे ये पूछेगा तो आपने ये बताना है कि 120 डिग्री सी टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बेसिकली आर्क्योबैक्टीरियाज हैं। ये कौन से बैक्टीरियाज हैं? आर्क्योबैक्टीरियाज। ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हम इनको बोलते हैं, थर्मोफिलिक। और ये थर्मोफिलिक वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास बैक्टीरियाज हैं इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इससे आपका नाम पूछा जाए तो बेटे इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है जी। तो बेटे ये आपके पास इस टर्म के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ द नेम। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक ओरिजिन हुआ। ठीक है। सो ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के साथ एसोसिएटेड हैं। आपको जब भी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की बात की जाए तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है बेटे ये इसको एक्सप्लेन करता है। ओके, बात समझ में आई बेटा? चलो, इसके बाद ना हमारे पास इन्वायरमेंट को भी हम लोग डील कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है बेटा, पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट की तरफ मूव हुआ। सो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से बेटा ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट की तरफ कैसे एवोल्यूशन आपको नज़र आती है। हमारे पास बेटे जो इनिशियल जितने भी आपको यहाँ पर प्लांट्स नज़र आते हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स थे जो शुरू वाले थे। ठीक है। जिनको हम लोग फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दे वर रेफर टू एज फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो बेटे हमारे पास फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था ना, इसके बारे में बेटे ये कहा जाता है कि दे वर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास किसको यूज़ करते थे? हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो जब ये इसको यूज़ करते थे तो आपके पास क्या होता था? हाँ, सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते थे। ठीक है, याद रखना। तो इससे सल्फर रिलीज करते थे। ठीक है। जो कि आपके पास इन्वायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ऑक्सीजन की तरह से तो रोल नहीं ना प्ले करता। तो हुआ क्या, इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ने इस हाइड्रोजन सल्फाइड को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड से शिफ्ट हुए ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ से रिलीज़ क्या होना शुरू हो गया भाई? यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हुआ ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया? दैट एक्यूमुलेट इन एनवायरनमेंट। ये याद रखना, ये जब इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेशन इसने स्टार्ट की ना, इन्वायरमेंटल एक्यूमुलेशन, तो बेटे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ओजोन लेयर डेवलप होना शुरू हो गई थी। ठीक है। तो जब भी ओजोन लेयर की डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो बेटे आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या आप लोगों ने फिल्ट्रेशन पढ़ी होगी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं उनकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही इन्वायरमेंट के ऊपर बेटे ये फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई, सो इन्वायरमेंट इज मोर सूटेबल के वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सके, है ना? ऐसे ही है ना? चलो, हम ये कहते हैं कि जैसे ही बेटे ये ऑक्सीजन की तरफ मूव हुआ तो आपके पास एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। किसकी?
देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बेटे हम लोग बोलते हैं जो कि आपके पास ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन जो है बेटा ये हमारे पास यूज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, तो वी कैन इजीली से दैट कि भाई अगर ये ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो इजीली बेटे यहाँ पे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और इसके सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से आप एक और एमसीक्यूज देखो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ओजोन की डेवलपमेंट है कितने साल पहले कंसीडर की जाती है, दैट वाज कंसीडर्ड एज 1.2 बिलियन ईयर अगो। ये एमसीक्यूज आता है कि कितने साल पहले भाई इसको कंसीडर किया गया, तो बेटे 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, दैट इज अ ह्यूज टाइम स्पैन। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास 4.2 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास यही आप ये कहते हो कि ऑर्गेनिज्म जो हैं ये शिफ्ट होना शुरू हो गए कहाँ से, एन एरोबिक इन्वायरमेंट से किसकी तरफ, एरोबिक इन्वायरमेंट की तरफ। तो जब एन एरोबिक इन्वायरमेंट से एरोबिक इन्वायरमेंट की तरफ बेटे इनकी मूवमेंट हुई, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो सर्वाइवल है। फिर हम ये कहते हैं कि बेटे यहाँ पर हमारे पास प्रोकैरियोट से अब यूकैरियोट्स की तरफ भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती। तो प्रोकैरियोट्स से जब आप लोग मूव कर रहे होते हैं यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन के लिहाज से, तो बेटे ये भी बहुत सिंपल सा है। प्रोकैरियोट से जब यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन को हम लोग डील करते हैं, तो आप लोगों ने ये बताना है सबसे पहले, जो कि एमसीक्यूज पूछा जाता है, कि सबसे पहले ये जो आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये कितने साल पहले डेवलप होता हुआ नज़र आया। सो वी कैन से दैट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो बेटे ये एमसीक्यूज आता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और यूकैरियोट्स जो हैं ये बेटे 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहला जो यूकैरियोट है ये आपको नज़र आया था। तो इसमें गैप कितना हुआ फिर, हाँ ये देखो ना, जब भी बेटे आप इसमें गैप को डील करते हो तो 2 बिलियन ईयर का तो यहीं पे गैप आ गया, 2 बिलियन ईयर्स। तो बेटे ये 2 बिलियन ईयर्स का जो गैप है वो यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो आपसे ये सवाल आता है कि यू कैरियोट्स जो हैं वो प्रो कैरियोट से कितने बिलियन ईयर्स जो हैं वो पुराने हैं। ठीक है, तो ये बेटे इसमें हमारे पास ये चीज़ें डील की जाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रो कैरियोट से यू कैरियोट्स बने, ये भाई कौन कौन सी जो हाइपोथेसिस हैं इसके बारे में दी जाती हैं। दो हाइपोथेसिस बेटे दी जाती हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहला एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, हम ना इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। पहली कौन सी है, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। तो एक तो हाइपोथेसिस हम लोगों ने ये लिख ली, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। दैट इज बेटे शोइंग मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मतलब ये कि इसमें जो मेम्ब्रेन होती है ये इन्वेजिनेट करना शुरू कर देती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। तो बेटे ये दो हमारे पास हाइपोथेसिस नज़र आती हैं जिनको हम लोगों ने डील करना है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। चलो देखते हैं बेटे, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस जो है दैट वाज गिवन बाय लिन मार्गुलस। ठीक है, सो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो लिन मार्गुलस जो है इसने बेटे इसको एक्सप्लेन किया था। मार्गुलस के स्पेलिंग क्या होते हैं, मेरा ख्याल है यही होता है। ठीक है, चलो जी, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास भाई ये जो एंडोसिम्बियोटिक
हाइपोथेसिस है, दैट वाज द मेन फिनोमेना जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो बने। सपोज वो कहता है हमारे पास ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। सपोज दैट वाज एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब जैसे ही ये एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया इसने, तो एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के बाद ये बेटे जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये इसके अंदर जाके सस्टेन कर गया, ठीक है। एज दिस एरोबिक बैक्टीरिया सस्टेन्स, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बताता है। ये किसको बताता है, एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यही तो वजह है कि जब भी आपके पास ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई किससे डेवलप करता है, तो आप ये कहते हो एरोबिक बैक्टीरिया से। सो ये हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया कहलाता है, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। एरोबिक बैक्टीरिया से बेटे ये इवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आपसे ये पूछा जाए तो बेटे ये सिंपल एरोबिक बैक्टीरिया जब इन्वेजिनेट कर गए तो उससे ये बन रहा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये बताता है कि यहाँ पर अगर एक बैक्टीरिया था जो कि फोटोसिंथेटिक था, अगर वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर जाता है तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर ले जाकर उसने इसको भी स्टेबलाइज कर लिया। तो ऑलरेडी इसके पास क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटे इसने प्लास्टिड को जो है वो अटेन कर लिया, तो प्लास्टिड से आपके पास इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को आप लोग शो करते हो। तो ये बताता है कि ये जो बैक्टीरिया इसने इनगल्फ किया था दैट वाज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनगल्फ करने के बाद हमारे पास बेटे जब ये सस्टेन करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इट इज एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, फिर बेटे इसमें फ्लैजेला को भी एक्सप्लेन किया जाता है। फ्लैजेला आपको ये बताया जाता है कि जी स्पायरोकीट बैक्टीरिया थे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्पायरोकीट बैक्टीरिया, तो लेबल कर लेते हैं, दीज आर स्पायरोकीट बैक्टीरियाज। तो बेटे जब भी ये स्पायरोकीट बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे पास अपटेक होते हैं, तो इन स्पायरोकीट बैक्टीरियाज के अपटेक करने से क्या होगा बेटे, यहाँ पर हमारे पास ये फ्लैजेला की डेवलपमेंट हो जाएगी। सो दैट इज एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये बेटे प्लास्टिड आ गया। तो ये देखो ना, हमारे पास जब भी इसको डील करेगा तो आप ये बताओगे कि एवोल्यूशन ऑफ फ्लैजेला जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, एवोल्यूशन ऑफ फ्लैजेला, एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेटे ये एक हाइपोथेसिस थी जो कि हमारे पास एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन को एक्सप्लेन करती। दूसरा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। अच्छा, ऑब्जेक्शन जो है वो दोनों के ही ऊपर हैं, लेकिन हम लोग इन ऑब्जेक्शंस को डील नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसको सही करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, एंडोसिम्बियोटिक इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, सपोज अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, तो इसने कहा इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने भाई अपने यहाँ पर मेम्ब्रेन को ही इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया, अपनी मेम्ब्रेन को। तो अगर हम इसकी मेम्ब्रेन को देखें, सो यहाँ पर बेटे आपको इसकी इन्वेजिनेशन नज़र आती है, ठीक है। सपोज हम ये इसकी इन्वेजिनेशन को शो कर लेते हैं। बेटे ये मेम्ब्रेन ये इस तरह से इसने इन्वेजिनेट करना शुरू किया, ठीक है। और जैसे ये इन्वेजिनेशन आपके पास कंप्लीट हुई तो इसके पास जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल द नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो जाना शुरू हो गई, और ये जो है वो आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल को शो करता है।
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भाई ये जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होती हैं, यही बेटे ऑर्गेनेलिस की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्शंस जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन हमें उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट विल किल आवर टाइम। तो हम सीधा सीधा यही कहेंगे कि भाई हमारे पास ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन और बेटे एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। चूंकि ये दोनों ही हाइपोथेसिस हैं, इस वजह से हम इसको जो है बेटे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे ही आपके पास ये कह लो कि जी मल्टी सेलुलर, सॉरी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मिलना शुरू हुए, और इनसे फिर मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आपने जहन में रखना है कि मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास बेटे एवोल्यूशन के हवाले से ये हम लोग डील करेंगे लामार्किज्म को। चलो, लामार्किज्म, ये लो जी लामार्किज्म। लामार्क बेटे हमारे पास क्या बताता है? लामार्क भाई बताता है कि चीज़ें जो है ना, आप जिन ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा यूज़ करते हो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ नहीं करते उन वो बेटे आपके पास वीक होना शुरू हो जाते हैं। एंड देयर इज़ द टाइम कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना, इसने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी, इसने कहा था कि एवोल्यूशन जो हमारे पास होती है दैट इज़ एक्चुअली एक्सप्लेनिंग लैडर ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमारे पास लैडर ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है। लैडर ऑफ लाइफ क्या है इसको हम देखते हैं। सपोज हमारे पास ये आ गया लैडर का एक एंड, और ये लैडर का दूसरा एंड बना लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि जी हमारे पास ये लैडर के भाई आपको यहाँ पर ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हमारे पास सबसे बेसिक था, ठीक है, सबसे बेसिक ये सबसे पुराना है, ठीक है। बेसिक इज शोइंग ओल्डेस्ट, ये सबसे बेटे ओल्डेस्ट को शो कर रहा है। और इसी के बाद आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो, तो लैडर ऑफ लाइफ ये कहती है कि हमारे पास ये जो सबसे टॉप पे नज़र आता है ना, दैट इज मॉडर्न, ठीक है। ये मॉडर्न स्पीशी आपके पास इसको एक्सप्लेन कर रही होती है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो सबसे पुराना होता है, और जो सबसे बेटे कह लो कि मॉडर्न है वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ओल्डेस्ट सबसे नीचे लैडर के अकॉर्डिंग, और जो आपके पास बेटे सबसे नया है वो सबसे ऊपर होगा। अच्छा, लामार्किज्म ना इसने एक्सप्लेन किया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्ज कर लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है। जैसे मुझे बताओ, आप में से किस किस ने पॉपाय कार्टून देखे होंगे? पॉपाय द सेलर मैन, हम्म, किस किस ने देखे हुए हैं पॉपाय द सेलर मैन? किस किस ने देखे हुए हैं? पॉपाय द सेलर मैन कार्टून देखे हुए हैं? बताओ ज़रा। अच्छा जी, उसमें पॉपॉय जो है वो भाई हमारे पास
बाइसेप उसका बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये देखो यूज़ के अंदर वो बताता है कि जी ऐसे अफराद जो बाइसेप्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, उसका बाइसेप स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बाइसेप्स स्ट्रांग। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है। लेकिन लामार्क ने ये कहा था कि ठीक है बाइसेप स्ट्रांग हो गए, ठीक है, लेकिन ये बाइसेप आगे भी ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब सपोज रियल लाइफ में आप सपोज कर लो कि जी कहा जाता है कि जी पोपाई की ना शादी हो गई, ठीक है, और पोपाई के यहाँ जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ, तो नर्स बाहर आके कहेगी भाई मुबारक हो, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ घर दो बावां होइयां ने नाल निक्का जिहा मुंडा लगा है। तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अगर यूज़ ऑफ ऑर्गन की बात करें तो यूज़ ऑफ ऑर्गन तो यही कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है ना कि भाई अगर पोपाय के बाइसेप स्ट्रांग थे तो ये आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू किसके, लामार्क के। और अगर आप अभी की रियल लाइफ में देखो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लामार्क ने बिल्कुल गलत कहा था। ठीक है, हाँ किसी हद तक ये डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के ऊपर आप इसको रिलाई ज़रूर कर सकते हो। इसने कहा कि आप जिन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है, डिसयूज़, या आप उनको अबेंडन कर देते हो, या आप ये कह लो कि जी आप उनका बहुत ज़्यादा लेस यूज़ करते हो, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन की टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता। जैसे ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि भाई आपके पास जो है ना ह्यूमन में टेल मौजूद थी, ह्यूमन बॉडी जो हमारे पुराने आबाओ अजदाद थे ना उनमें टेल थी, ठीक है, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न ह्यूमन में भाई आपको टेल नज़र नहीं आती, देयर इज़ नो टेल। और ये टेल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा जी भाई हम दुम वाले नहीं बन सकते, हम दुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास बेटे ये दुम का इस्तेमाल कम हुआ और अल्टीमेटली जो है ये चीज़ें आपके पास कंपनसेट होना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप लोगों ने कुछ और चीज़ें भी जैसे अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी बेटे यही चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो ये याद रखना कि ये आपके पास ना कुछ इजी चीज़ें हैं जो कि आप इसी में ही रिलेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और ये यूज़ एंड डिसयूज़ को जो है ना इसमें इसमें ना आपको जिसके साथ कंफ्यूज करवाता है वो जिराफ की एग्जांपल के साथ है। ठीक है, जिराफ, वो कहता है भाई जिराफ जो है ना इसने अपनी गर्दन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, नेक यूजेज बहुत ज़्यादा की, ठीक है, और उसी के बाद क्या हुआ, इसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, नेक जो है वो इलोंगेटेड आ गई। अब नेक अगर इलोंगेटेड है तो वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। इसने ना जिराफ को, क्योंकि उस वक्त जिराफ की जेनेटिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पर बिलीव भी किया। सो खैर हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ पॉन्डर है वो ये कि लामार्क जो है दैट वाज एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन, और इसमें भाई इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जो कि इसको दे सकता कि भाई ये हमारे पास सही है। ठीक है, ना इसने जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था, ना इसने ये कहा जी आपके पास मॉडिफाई हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं। जब तक आप जेनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं करते ना, जेनेटिक्स के अंदर आप चेंज नहीं लाते, ठीक है, जेनेटिक्स चेंज इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, दैट वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय द साइड ऑफ लामार्क। इस वजह से बेटे
ये हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ये तो लामार्क का हाल था पुराने लोगों का। लेकिन खैर देवर पाइनियर और इन्होंने बताया था कि हमारे पास भाई बॉडी के अंदर किस किस तरह का चेंज आता है। अच्छा जी, लामार्क के हवाले से यही चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि लामार्क ने क्या कहा था कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो बेटे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी भी आपको लगे ना कि ये आपको भूलने लगा है तो आपने फौरी तौर पर पोपाय वाली एग्जांपल ध्यान में ले आनी है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसने जो कहा था कि यूज़ जो होता है आपके पास भाई नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, इस बात को यूं भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और खुदा न खास्ता उसके अंदर जो है ना उसकी टांग कट गई, ठीक है। अगर लामार की बात हम लोग दुरुस्त माने तो अगर उसकी टांग कट गई, ठीक है, उसके बाद उसकी शादी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे पैदा होंगे। लामार्क ये कहता है कि भाई उसके जो बच्चे पैदा होंगे ना नेक्स्ट जनरेशन में, वो उसके अब्बा जैसे ही होंगे, मतलब एक टांग वाले होंगे। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि लामार्क वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द चेंज इन कि कौन कौन सा चेंज आता है। तो जब वो ये चेंज को ही एक्सप्लेन नहीं कर सका तो हमारे पास बेटे ये कैसे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ओके, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील करना है दैट इज़ बेटे डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट। डार्विन, डार्विनिज्म। और ये ना रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डार्विनिज्म जो है ये आपके पास बेटे नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता है और काफ़ी सूटेबल है, जेनेटिक्स को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसने ना बैरी सफ़र किया था, वोएज ऑफ बीगल, ठीक है। तो ये सम टाइम पूछ लेता है कि बीगल का सफ़र इसने किया था, और जैसे ही बीगल का सफ़र किया तो इसने भाई यहाँ पर गैलापेगस आइलैंड के ऊपर काफ़ी टाइम गुजारा था। गैलापेगस आइलैंड के ऊपर जो है ना वो काफ़ी टाइम गुजारा था, ऑलमोस्ट कुछ बुक्स लिखती हैं 2 मंथ के करीब गुजारा था, कुछ कहती हैं कि भाई 3.5-4 मंथ जो है वो वहाँ पे पड़ा रहा। खैर इसने कैटालॉजिकली जो है वो इस पे काम किया था, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल स्पीशी के ऊपर, और बताया अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ठीक है। और इसमें गैलापेगस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि इसने ना फिंचेस के ऊपर काम किया था। पंजाब वाले बच्चे ज़रा गौर से सुने, पंजाब वाले बच्चों की बुक के अंदर लिखा हुआ है फिंचीज़ की 13 टाइप्स उसने जो है ना वो ऑब्जर्व की थी। लेकिन बेटे फिंचेस की टाइप्स कितनी होती हैं? 14 टाइप्स, ठीक है। ये 14 टाइप्स आप लोगों ने सही करना है। अगर 13 टाइप वाली ऑप्शन है और 14 टाइप वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 13 टाइप वाली को सही कर सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों हैं तो आपकी बेटे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस। ओके, चलो। गैलापेगस की टर्म जो है ये बेसिकली टॉर्टॉइस का जो शेल होता है उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। गैलापेगोस बोलते हैं इसको, गैलापेगोस आइलैंड। और ये गैलापेगोस आइलैंड जो है बेटा ये टर्टल का जो शेल होता है उसके साथ बेटे ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने बहुत सारी जो है वो ऑलरेडी डिस्कवरीज, ऑलरेडी जो काम हैं एवोल्यूशन के हवाले से उनको भी डील किया था, पढ़ा था। और इस वजह से इसके इसके जो है ना वो अच्छा खासा चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्ट हुई। जैसे इसने कहा था कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डिसेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक जो है ये हम लोग डील करते हैं। अच्छा, इसने जब नेचुरल सिलेक्शन का नारा लगाया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही साथ यहाँ पर एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज स्पीसिएशन, ठीक है। स्पीसिएशन क्या होता है? एबिलिटी टू फॉर्म स्पीशीज,
ठीक है। अच्छा, हम वही एग्जांपल लेते हैं जिराफ वाली। सपोज ये हमारे पास जिराफ, फर्ज कर लेते हैं कि जी ये हम लोगों ने एक कॉलोनी बना ली जिराफ की। ठीक है, यहाँ पर ये जिराफ पड़े हुए हैं, बल्कि ये बना ही लेते हैं। ये रेड कलर के जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं भाई, ये जिराफ हैं। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर जो ब्लू कलर येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये भी जिराफ हैं। ठीक है। अब स्पीसिएशन ये कहती है, नेचुरल सिलेक्शन जब भी आती है तो आपके पास बेटे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से आती है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में वो ये बताता है कि हमारे पास भाई देयर वॉज अ चेंज। जैसे फर्ज कर लो ये यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये ज़मीन के दो हिस्से हो गए, एक इस साइड पे चला गया, दूसरा बेटे दूसरी साइड पे चला गया। सपोज अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक साइड पे भैया आपको येलो वाले नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फर्ज कर लो हम ये कह देते हैं कि ये जो येलो वाले हैं ये शॉर्ट नेक रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ये जो रेड वाले हैं ये लॉन्ग नेक रखते हैं। ठीक है, जब भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आएगी तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको कंडीशन नज़र आती है डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो ग्रास है वो कम होना शुरू हो गई। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन में ग्रास का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जब ग्रास का लेवल कम हो गया तो इनके पास क्या हुआ, फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज हो रही है तो ये बेटे क्या करेंगे, अपनी गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना, फूड शॉर्टेज। इस फूड शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए ये ट्रीज से खाना शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर शॉर्ट नेक वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से क्या होगा बेटे, शॉर्ट नेक वालों के लिए ये फूड अवेलेबिलिटी कम। तो फूड अवेलेबिलिटी कम, इस वजह से बेटे इनकी डेथ रेशो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सरवाइव कौन करेंगे, लॉन्ग नेक वाले। लॉन्ग नेक वाले जो हैं इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। क्यों सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि इनके पास एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो मौजूद है। ठीक है, एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है। तो जब भी एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है तो ये तो बेटे इजीली आपके पास जो है वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, और अगर वक्त के साथ साथ बेटे यहाँ पर हम इसकी एवोल्यूशन को डील करें तो वक्त के साथ साथ इनके पास जो जीन सेव हुआ वो था लॉन्ग जीन वाला, लॉन्ग नेक वाला, सॉरी, लॉन्ग नेक जीन इसमें भी सरवाइव कर गया और इसमें भी सरवाइव कर गया। जब भी लॉन्ग नेक जीन सरवाइव करेगा तो इसमें सरवाइव होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, बड़ी वजह यह है कि नेचर ने भाई उसको सिलेक्ट किया है, वो नेचर में ज़्यादा फिट बैठता था। सो डार्विन वाज द फर्स्ट जिसने ये बताया कि जी हमारे पास ये जो है ना, ये वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से चेंज होते हैं, और ये चेंज किस वजह से होते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इसको डिसेंड विद मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। सपोज यहाँ पे ना इसी बेस के ऊपर आप इसकी ट्री हाइपोथेसिस को डील करते हो। हम यहाँ पर इसकी ट्री हाइपोथेसिस को फर्ज कर लो ड्रॉ करते हैं। मैं ये कहता हूँ जी भाई ये कह रहा है हमारे पास ये इसका आ गया स्टेम। ठीक है जी। अच्छा, स्टेम से आगे हम इसको डील करते हैं। ये लो जी, अब ये कहता है ट्री की हर एंड जो होता है, हर ब्रांच जो होती है वो बेटे आपके पास डिसेंट हुई है, इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं, और ये मॉडिफिकेशंस जो हैं ये आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, और हम इन मॉडिफिकेशंस को इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास मॉडिफिकेशन के बाद बनने वाली टिप्स हैं। तो टिप्स जो हैं ये बेटे मॉडर्न
चीज़ों को शो करती हैं, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इनके कॉमन ओरिजिन को शो कर रहा होता है, दैट दे हैव कॉमन ओरिजिन। तो जब भी डार्विन के साथ ये इसको डील किया जाता है तो आप ये कहते हो कि डार्विन वॉज हैविंग बिलीव ऑन ट्री एवोल्यूशन। ठीक है, ट्री एवोल्यूशन क्या कहती है कि हमारे पास जो एंसेस्टर्स होते हैं वो सबके सेम थे। ठीक है, सेम, फर्ज कर लो यहाँ पर हम कहते हैं सेम एंसेस्टर्स थे, तो सेम एंसेस्टर्स, और जैसे जैसे ये आपके पास इन्वायरमेंट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग चेंज होते गए, इन्होंने बेटे कुछ एडाप्टेशंस की, वही एडाप्टेशंस हैं वो इनको सरवाइव करवाने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास जो है इसमें डार्विन के कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, इसने ना ट्री एवोल्यूशन को बता दिया, अपनी चीज़ें डिस्कस की हैं, देखो जैसे हम लोगों ने ऊपर डील किया, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ही आप इसको लेकर चल रहे होते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले वो कहता है जी कभी भी आप इसको डील करोगे तो देयर विल बी फर्स्ट स्टेप जो कि ओवर प्रोडक्शन को डील करता है। पहला कि आबादी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है ना तो बेटे इन्हीं इंडिविजुअल्स के ज़्यादा होने की वजह से वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस किस में आएंगी? जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आएंगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, इन वेरिएशंस की वजह से हमारे पास बेटे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, देयर विल बी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, ये जो बेटे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है ये आपके पास यहाँ पे प्रिवेल करेगी। ठीक है, इसी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से आपको यहाँ पे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। ठीक है, हम ये कहते हैं स्ट्रगल हुई और इसमें बेटे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हमें नज़र आएगा। ठीक है, जो फिटेस्ट है इनमें से वो सरवाइव कर जाएगा, और वही जो सरवाइव किया बेटे वो बेटे नेक्स्ट जनरेशन में या एवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, बहुत आसान से थे, दोबारा से सुनो। ओवर प्रोडक्शन यानी आबादी ज़्यादा कर दो, आबादी ज़्यादा होगी वेरिएशन भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर वेरिएशन ज़्यादा होगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी, इसमें से जो फिटेस्ट हो गया उसका सर्वाइवल होगा, और ये जो एवोल्यूशन यानी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपके पास होगी, और यही ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये वही है जो ये प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, सो बेटे ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। ओके हो गया, तो ये बेटे इसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो ये बेटे ओवर प्रोडक्शन को हम लोग डील करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज न्यू डार्विनिज्म। इसको भी ज़रा देख लें, न्यू डार्विनिज्म। ये मैंने आपको बताया था कि न्यू डार्विनिज्म जो है ये एक्चुअली हमारे पास जेनेटिक्स को ही जब आप लोग ऐड कर देते हो ना इसमें, तो वो न्यू डार्विनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो न्यू डार्विनिज्म ये और कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपली कि आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, आपने उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया है। ठीक है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें, जैसे ये देखो यहाँ पर आपको ये बताता है कि मेंडेलियन एंड डार्विनिज्म के जो जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिकंसाइल किया गया था। ठीक है, अच्छा जी, न्यू डार्विनिज्म बेटे आप देख लें, ज़ियाब खान बेटे आपको यहाँ पे स्क्विड गेम सूझ रही है, यहाँ पे
ठीक है, आप को ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बेटे दूसरों का तो फ़ायदा करें ना, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप जो है वो दूसरों को भी डाइवर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे भाई। देखें भाई, जब भी आप मेंडल की थॉट्स को, ठीक है, या मेंडिलियन ट्रेड्स हम इसको बोलते हैं, मेंडिलियन ट्रेड्स, ठीक है, एंड डार्विनिज्म प्लस इसमें आप ऐड कर लो डार्विनिज्म की ट्रेड्स को, तो बेटे ये कलेक्टिवली हमारे पास नियो डार्विनिज्म को शो करता है। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म दैट इज स्टडिंग अबाउट जेनेटिक्स विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक्स आप लोग ऐड करते हो, मॉडर्न सिंथेसिस जो है ये इसी के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, ये सवाल ज़रूर आता है कि भाई यहाँ पर ये जो इन दोनों की रिकन्सिलिएशन है ये कब हुई थी 1930 के अंदर। तो सम टाइम ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि रिकन्साइलेशन कब हुई थी, और फिर आपसे ये पूछता है कि न्यू डार्विनिज्म जो है ये आपके पास किस सन में जो है वो बना, दैट वाज इन 1940। ठीक है, सो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1940 के अंदर आप लोग डील कर रहे हो। तो ओके, तो ये था बेटे हमारे पास डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म। इसमें ना डिफरेंट करेक्टर्स को हम लोग डील करते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, बायोजियोग्राफी, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप इसमें ऐड कर रहे हो। तो ये सारी की सारी किसका हिस्सा है, नियो डार्विनिज्म का। तो ये बात याद रखना, नियो डार्विनिज्म के अंदर आप डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है, अगर फील्ड्स को ऐड करना चाहो तो बेटे इसके अंदर आप फील्ड ऐड कर सकते हो। जैसे आप इकोलॉजी की इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, और फिर हमारे पास बेटे इसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री को ऐड कर रहे होते हो। तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो कि बेटे इसमें ऐड की गई। ठीक है, टेक्सोनोमी को ऐड करते हो, बायोजियोग्राफी को ऐड करते हो। ठीक है, सो इन इंफॉर्मेशंस की वजह से ही आपके पास ये न्यू डार्विनिज्म जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, चलें जी, ये बेटे हमारे पास ट्री हाइपोथेसिस, स्पीसिएशन, डार्विनिज्म का ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों ने याद रखना। चलो, नेक्स्ट हमारे पास बेटे आ जाता है दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। चलो जी, इसको ना क्वेश्चन की तरह से डील करते हैं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एक एमसीक्यूज पूछता हूँ और फिर उसी एमसीक्यूज को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, देखो बेटे ये जो आपके पास एवोल्यूशन के एविडेंसेस को डील करते हैं, आपके पास ना कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं। ठीक है, और ये ऑप्शंस जो हैं ये इसको हेल्प करवाएंगे हमारे पास डिस्कस करने में। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन में मेंशन किया जाता है बायोजियोग्राफी, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि बायोजियोग्राफी किस चीज़ को शो करती है, दैट इज़ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है भाई बायोजियोग्राफी के साथ नेक्स्ट जो हमें नज़र आता है दैट इज़ बेटे कंपैरेटिव, सॉरी पहले पैलेंटोलॉजी लिख लो, दैट विल बी शोइंग पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है ना ये हमारे पास बेटे स्टडी ऑफ फोसल्स कहलाती है। ठीक है, चलो पैलेंटोलॉजी के बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन में लिखो बेटे कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, और फिर बेटे आप इसमें ऐड कर सकते हो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, सो ये बेटे हमारे पास कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी आ गए। ठीक है, लास्ट पे हम लोग लिखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेटे ये आपके पास
कुछ एविडेंसेस हैं जो कि बेटे हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शंस हम लोगों ने डील की। अगर बेटे आपसे ये पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पांचों में से आपने बताना है, दैट इज़ बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बेटे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एविडेंस जो होता है दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। ओके, तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेटे एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। देखो, बायोजियोग्राफी बेटे, दैट मीन्स बायो मीन्स लाइफ, आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जियो तो ऐसे, और ग्राफी बेटे हमारे पास बताता है डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज एक्सप्लेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कम है। सो बायोजियोग्राफी को अगर हम लोग डील करें तो बेटे ये बताता है कि अर्थ के किसी हिस्से में, सपोज हम ये कहते हैं कि अर्थ का एक ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इस हिस्से में आपके पास भाई यहाँ पे आर्माडिलोस ज़्यादा हैं। ठीक है, आर्माडिलोस जो हैं वो शेल्ड मैमल कहलाते हैं। ठीक है, ये बेटे शेल्ड मैमल कहलाते हैं। ये शेल्ड मैमल्स अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इस वजह से मौजूद है क्योंकि इसके एंसेस्टर यहाँ पे थे। ठीक है, शेल्ड के एंसेस्टर जो थे वो यहाँ पर थे, इसी वजह से ये बेटे मॉडर्न ये आर्माडेलोस जो है वो आपको नज़र आता है। ठीक है, अच्छा अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये एक और अर्थ का हिस्सा है, यहाँ पर आपको जो है ना वो नज़र आते हैं रनिंग बर्ड्स, कीवीज। ठीक है, आप लोगों को पता है कीवीज कहाँ पर नज़र ज़्यादा है सबसे, तो न्यूजीलैंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर कीवी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि कीवी के एंसेस्टर या कीवी लाइक एंसेस्टर यहाँ पर थे। ठीक है, सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बेटे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो आपको कैंगरूज नज़र आते हैं। सो कैंगरूज ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा थे। सो बायोजियोग्राफी जो है तो ये तो सिंपल सी बेटे आपके पास ये बताती है कि हमारे पास जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर किसी जगह पर ज़्यादा मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि उसके एंसेस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, चलो एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेटे आपके पास टर्म यूज़ नहीं होती तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फोसल्स का मतलब क्या होता है। फोसल्स की टर्म बेटे हम लोग बोलते हैं रिमेन्स ऑफ अ बॉडी, और रिमेन्स ऑफ अ बॉडी ही बताती हैं कि भाई आपके पास कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा सरवाइव करवा रहा था। ठीक है, अच्छा ये जो फोसल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फोसल रिकॉर्ड आपको कौन सी रॉक्स के अंदर नज़र आता है, सेडिमेंटरी रॉक्स बेटे। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जिसके अंदर जो है ये आपको फोसल रिकॉर्ड बेटे नज़र आता है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर वो अगर आपसे ये पूछे कि इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो हैं ये सॉलिड होती हैं, और इग्नियस रॉक्स के अंदर कभी भी बेटे आपको ये फोसल्स नज़र नहीं आते बेटा। ठीक है, ये किस में नज़र आ रहे होते हैं, दे आर सीन इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, चलो जी, ये बेटे हमारे पास फोसल रिकॉर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ना वो ऐड करता है, वो उसको सुन लो। एक तो बेटे होमोलॉगी और एनालॉगी की बात करता है। सपोज वो कहता है जी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है, इनका ना ओरिजिन एक ही है,
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, फंक्शन के लिहाज से वेरिएशन आ गई है। जैसे हम ये कहते हैं कि ह्यूमन फोर लिम्ब जो है, ठीक है, या ह्यूमन आर्म, फिर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल में पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास आ जाता है क्या नाम है, हॉर्स का जो है वो आर्म आपको नज़र आता है, ठीक है। फिर आपके पास फ्लिपर नज़र आ रहा होता है। तो ये किस चीज़ को शो करते हैं? दे आर शोइंग कि इनके अंदर बोन की आर्टिकुलेशन सेम है, ठीक है। बोन आर्टिकुलेशन बेटे इसमें सेम है, और अगर बोन आर्टिकुलेशन सेम है तो इसका मतलब यह है कि इनका ओरिजिन सेम है। हाँ, फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट ज़रूर हैं। तो ये बेटे कौन सी आपके पास ये शो करता है? दैट इज शोइंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से अवे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है बेटे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपके पास ऑर्गन्स हैं ना इसके, ये होमोलोगस ऑर्गन्स को शो कर रहा है। होमोलोगस वो होते हैं जिनका बेटे ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो फंक्शन हमारे पास इनका सेम हो सकता है, फंक्शन सेम हो सकता है, लेकिन ओरिजिन बेटे डिफरेंट रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एनालॉग हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग देखें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स ये भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तो देखो बेटे ये दोनों ही उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ओरिजिन की सिमिलैरिटी नहीं है, फंक्शन सेम है। तो अगर फंक्शन सेम है बेटे तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दैट इज शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन से बेटे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करता है? दैट इज एक्सप्लेनिंग एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। ये एनालॉगस ऑर्गन्स को एक्सप्लेन कर रहा होता। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी। आगे आ जाती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये कहती है कि हमारे पास भाई सारे के सारे जो हैं वो सेम ओरिजिन के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे हम ये कहें फिश से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस, और एम्फीबियन से बेटे इवॉल्व हुए हैं आपके पास रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से बेटे इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो इसका मतलब ये है कि समहाउ ये सारे के सारे वो करेक्टरिस्टिक शो करेंगे जो कि इसके अंदर नज़र आती है फिश में, ठीक है। तो देखो आपको बेटे यहाँ पर अगर गिल्स नज़र आते हैं तो एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी नज़र आएंगे। कब? डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस देखनी पड़ती हैं। इन तमाम की डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम है। जैसे आपको ब्लास्टूला फॉर्मेशन नज़र आएगी, गैस्ट्रूला नज़र आता है। इन सब की मोर और लेस जो ये चेंजेस होती हैं बेटे डेवलपमेंट के दौरान, ये सेम चेंजेस शो कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो बेटे हमारे पास बर्ड्स हों या मैमल्स हों। इवन हम लोग भी जो हैं वो माँ के पेट में जब होते हैं तो हमारे भी लंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। चलो इसके साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट पे बेटे ये एवोल्यूशन का लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसको डील करेंगे, फिर एक दो एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड वो भी देख लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे एविडेंट एक्सप्लेनेशन देती है, प्रूफ देती है। मोस्ट एविडेंट बेटे आपके पास एक्सप्लेनेशन जो है वो ये दे रहा होता है। और इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप जिन मॉलिक्यूल्स को बेटे डील करते हो ना, वो हमारे पास मेनली दो होते हैं, ठीक है। आपको डीएनए इसमें देखना पड़ता है, या कुछ लार्जर प्रोटीन्स देखनी पड़ती हैं, या समटाइम आप आरएनए को देख लेते हो, ठीक है।
सो ये आपके पास कोई जीन या जीन प्रोडक्ट आप इसमें शो करवाते हो, और आप ये भी यहाँ पर ऐड करते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट या समटाइम स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पूछा जाता है। तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो होता है वो आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता, ठीक है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल सिमिलैरिटी है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, मोर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें एडअप होती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से। हाँ, इसमें जो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है वो ये है कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपको एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे, उन तमाम के तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे एक प्रोटीन पाई जाती है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, ये बेटे साइटोक्रोम सी जो होता है, ये हमारे पास बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन शो करते हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है, साइटोक्रोम सी बेटे मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिनको हम इसके साथ डील करते हैं। ये इसमें से बेटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगी क्या होती है, एनालॉगी क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। दोबारा से बताता जाऊँ कि हमारे पास बेटे इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है रीडिंग। ठीक है, आप रीडिंग को ज़रा इसमें लाजमी फोकस कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग के बगैर आपको ना ये को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, चलो, ये बेटे हमारे पास एवोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी उसको हम लोगों ने डील किया। ठीक है, तो इसी के साथ बेटे हम आज की क्लास जो है ये वाइंड अप। कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स रह जाएगा, तो जेनेटिक्स को हम लोगों ने डील करना है कल, उसकी बेसिक टर्म्स हैं। एक काम आप लोगों ने करना है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ठीक है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला उसको आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी बेटे आज के लिए हमारी क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।